पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी फटाफट बता दूं आपको किस तरह के संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में कल देर रात की छुट्टी मेमोरियल डे के चलते हुए कल चीन के बाजार बंद थे और आज भी चीन के बाजार बंद है। आज अमेरिका तो खुलेगा, चीन के बाजार कल बंद थे। ब्रिटेन के बाजार कल बंद थे, आज ब्रिटेन के बाजार भी खुलेंगे। लेकिन जो खुले हैं उन पर नजर डालिए। निक्केई 100 अंक नीचे ½ %। हमारे जिससे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो है हांगकांग, वहाँ पर आज छुट्टी। तो हांगकांग बंद है, चीन बंद है, तो दो बड़े बाजार बंद है। बाकी खुले हुए ½ % नीचे सिंगापुर और कोरिया, ये दोनों देख लीजिए थोड़े नीचे आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। SGX निफ्टी देख लीजिए 30 अंक नीचे है। और एक तो कल देर शाम जो पी नोट्स पर सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर आया है जिनमें वो कह रहे हैं कि 2020 तक पी नोट्स को खत्म किया जाए। वायदा कारोबार में बिना हेजिंग के कोई पोजीशन के यानी कि सट्टे की पोजीशन के लिए पी नोट्स जारी नहीं किए जाएं, और जारी किए जाएं तो फिर $1000 की फीस पर पी नोट यानी कि 60,000 रुपये की फीस, ये 64,000 रुपये 65,000 रुपये की फीस समझ लीजिए रुपए में कन्वर्ट करके, वो दी जाए। तो ये 3 बड़े फैसले, उससे थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं भारतीय बाजार किन लेवल्स के आसपास शुरुआत करते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे किस तरह की राह पकड़ते हैं। एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है CLSA को इस खराब माहौल में, एक स्टॉक नहीं कहूँगा, एकमात्र स्टॉक इन्फो एज। अविनाश 1080 का उनका टारगेट है, मक्वारी 1000 का टारगेट दे रहा है, 985 का टारगेट DB का है। इन्फो एज, क्या वजह है कि इन्फो एज पर FIs बुलिश हो रहे हैं, क्यों खरीदना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है। कंपनी ऑनलाइन पोर्टल चलाती है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया में, आई थिंक मेरे ख्याल से अगर वैल्यूएशंस देखें तो ये स्टॉक ऑलवेज एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था, लेकिन इनके लिए आसपास में कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। आई मीन मेरे ख्याल से ये अपने स्पेस में एक मार्केट लीडर है और मार्जिन्स अगर हम देखें तो हमको लग रहा है कि इनके जो फिक्स कॉस्ट है वो कम है। तो मेरे ख्याल से अगर टॉप लाइन बढ़ता है तो ऑब्वियसली PBT लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पिक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी का मौका है। नजर रखेंगे इस स्टॉक पर आज क्या कुछ एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने के संकेत है और इस बीच एक बार रुपए की चाल पर भी नजर रख लें। कल किस तरह का कारोबार करेंसी मार्केट में होता हुआ दिखा था। डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा आज संकेत है नहीं, लेकिन करेंसी मार्केट की कल की चाल और आज की चाल देख लेना ज़रूरी है। कल का लेवल 64 रुपये 48 पैसे ये आपके सामने। तो यहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत होती हुई भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में 45 अंक नीचे है सेंसेक्स, 10 अंक नीचे निफ्टी। और अब निफ्टी सिर्फ 1 अंक नीचे, तो शांत शुरुआत के संकेत है। लेकिन औरोबिंदो फार्मा 10% नीचे पहली टिक पर, कोल इंडिया 7% नीचे। ये दो स्टॉक हैं जो नतीजे के बाद कमज़ोर होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। और LNT से 3.5% मजबूत है। टेक महिंद्रा कल की तेज गिरावट के बाद आज 3% मजबूत नजर आ रहा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो थोड़े से हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन औरोबिंदो फार्मा आज अभी फिलहाल पहली टिक पर 10% नीचे दिख रहा है। अच्छा बाब, शूज़ वाली कंपनी, फुटवेयर कंपनियों पर नजर रखिएगा। CNBC आवाज़ की जो एक्सक्लूसिव खबर है कि लेदर सेक्टर को सरकार एक बड़ा पैकेज देने का ऐलान कर रही है। तो कल हमने देखा था ज्वेलरी स्टॉक्स ने कमाल दिखाया था। आज फुटवेयर कंपनियां देखिए, लिबर्टी शूज़ 10% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। बाटा इन सारी कंपनियों में सबसे जाना माना और बेहतरीन नाम है। और कल मैं उनके CEO को सुन रहा था, जो ग्लोबल CEO, वो कह रहे हैं भारत पर उनका काफ़ी फोकस है और भारत में बड़े बड़े लॉन्चेस करने वाले हैं। 100 नए स्टोर इस साल 2017 में खोलने का उन्होंने बात कही है। और ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है और अच्छा खासा नाम भी है। तो आज मिर्ज़ा इंटरनेशनल भी ऊपर है और लिबर्टी भी 10% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल ज्वेलरी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बिल्कुल, तो ये सेक्टर आज रखिए आप रेडार पर, देखते हैं कि किस तरह का एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखता है आज के सेशन में। चलिए, कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे उन पर बातचीत की जाए। हिंडाल्को, ये स्टॉक जिस पर कुणाल अपनी राय दे, चार्ट्स के लिहाज से क्या कोई मौका है आज नतीजे से पहले खरीदारी करने का? हम आज आपको पोल दिखा दें, हिंडाल्को के नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। आज नतीजों के लिहाज से 2 दिग्गज हैं, हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और नैल्को के जिस तरह के रिजल्ट आए, हिंडाल्को की सब्सिडी नोवलिस के जो रिजल्ट आए उसको देखते हुए देखिए मुनाफा 30% बढ़ने का हमारा अनुमान है। 460 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। आय 23% बढ़ेगी। दमदार नतीजे इस बार अगर नतीजों के लिहाज से किसी एक सेक्टर ने दमदार प्रदर्शन किया तो वो है मेटल्स और 13.5% के मार्जिन। कुणाल, खरीदेंगे आप?
डेफिनेटली खरीदना चाहिए अनिल जी। मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है 200 के आसपास, जिसके ऊपर कल इसने बंदी दी है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आज भी अगर ये 200 के ऊपर टिका रहता है तो मुझे लगता है कि 212 213 के लेवल्स आ सकते हैं। मेरी राय में खरीद के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत मामूली सा 200 के नीचे रखे हैं, यानी कि 198 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है 212 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ओके, और एमएनएम के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। आप तो अविनाश बुलिश थे एस्कॉर्ट्स पर, आपका फेवरेट शेयर है, और एमएनएम में भी छोटा सा काम जो है वो ट्रैक्टर कारोबार है। ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एमएनएम से, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नंबर्स तो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ट्रैक्टर मार्केट का हेमंत काफ़ी पॉजिटिव है। ट्रैक्टर मार्केट में जिस प्रकार का मार्केट लीडरशिप महिंद्रा का है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ऑटोमोटिव बिजनेस में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है, बट आई थिंक क्लियरली FY18 की बात करें तो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर में डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ आने की अच्छी संभावना है। और होपफुली अगर मानसून अच्छा होता है तो मार्केट्स इस बात पे वॉच करेगी कि मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट को लेके मैनेजमेंट क्या कहता है। तो ओवरऑल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री और जो फार्म इक्विपमेंट का आउटलुक है वो मार्केट्स क्वीनली वॉच करेगा। ओके, और मार्केट्स कीनली वॉच करते हैं उन 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को जो हमारे दो कैप्टन कहते हैं सुबह 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में। तो देख लेते हैं आज का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। कमजोर नतीजे आए हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के, तो आज का एक्सीडेंट दरअसल यही है। रिलायंस कम्युनिकेशन पिछले कई दिनों से गिर रहा है, लेकिन CLSA ने जिस तरह से नीचे के लक्ष्य सुझाए, यहाँ पर और दबाव देखने को मिल सकता है। हाई डेट कमजोर क्वालिटी वाले स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मिड कैप्स की जिस तरह से पिटाई हो रही है, JP एसोसिएट्स IFCI को इसलिए टीम में शामिल किया है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स भी दबाव में आज कारोबार करेगा। एस्कॉर्ट्स है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। कल भी आप देखिए नया 52 वीक हाई स्टॉक ने छुआ, और कमजोरी में एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो एविएशन सेक्टर है, और उसमें स्पाइसजेट में सिलेक्टर्स को पसंद है। SJVN अच्छे मानसून के चलते अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और लेदर सेक्टर ऑफ द डे रहेगा। मिर्जा, लिबर्टी, बाटा तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ही। थोड़े कम सुने हुए नाम सुपर हाउस को भी आज टीम में शामिल किया है। GMR इंफ्रा के साथ बिकवाली करने की राय है, क्योंकि ये कंपनी भी बड़े डेट के नीचे दबी हुई है। बिकवाली पे खास फोकस है आज, और कमजोर नतीजों के आधार पर पावर ग्रिड, BHEL, कोल इंडिया, अरविंदो फार्मा, ये सब शॉर्ट से अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन LNT थोड़ा बेटर लग रहा है, बोनस का सपोर्ट हो सकता है तेजी बने। मोदी नेचुरल्स HNI की बाइंग की वजह से तेजी बनेगी। नेस्को स्टॉक स्प्लिट है, और लेदर के लिए अच्छी खबर है, इसलिए लिबर्टी, बाटा और मिर्जा इंटरनेशनल में खरीदारी करनी चाहिए। ये तो ऑटो शेयरों पर रखिएगा नजर। एस्कॉर्ट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में। M&M के नतीजे आज ये थोड़ी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। आइशर आधा % ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आज हमारे हर एक्सपर्ट ने एक ऑटो शेयर तो चुना है। सुमित बगड़िया जी का देखिए हीरो मोटोकॉप है, अविनाश गोरक्षकर जी का एस्कॉर्ट्स है जो उनको पसंद है, और ऑटो शेयर मेरे भी सेक्टर में FMCG के बाद आज ऑटो घुसा है। हाँ। तो ऑटो सेक्टर पर नजर रखिए। अच्छा, टाटा स्टील आज फिर देखिए 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, और टेक महिंद्रा आज 2% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। ICICI बैंक इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। अगर ये शेयर अच्छा रहता है ना तो बैंक निफ्टी का मूड संभाल देता है ये, और आज ये देखिए 1% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए? जेट एयरवेज, जिसके नतीजे आ जाने वाले हैं। बर्जर पेंट, मैक्स फाइनेंशियल्स, इनके नंबर्स आ जाने वाले हैं। कोई शेयर जहां पर आपकी नजर हो इनमें से? जेट, बर्जर, कैसे नतीजे हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जेट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत दबाव हम मार्जिन्स में देखने को मिले। मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे नतीजे डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आगे का जो रोड मैप है, स्पेशली एयर ट्रैफिक को ग्रोथ लेके, आगे क्रूड प्राइसेस को लेके, वो मार्केट्स को इनली वॉच करेगी, बट नतीजे डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग होंगे। बर्जर पेंट्स भी हमको लग रहा है कि डेफिनेटली मॉडेस्ट ग्रोथ दिखाएगा। हालांकि क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा बहुत बढ़ाव हमने देखा है, बट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन डेफिनेटली इनके नई फैसिलिटी से मार्केट्स होप करेगा कि फोर्थ क्वार्टर में इसका रिफ्लेक्शन है। तो बर्जर पेंट्स पे डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान होना चाहिए, लेकिन जेट में हो सकता है कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बिकवाली देखने को मिले। तो ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए आपको। और वैसे भी पेंट्स कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, और डिमोनेटाइजेशन के बाद इन कंपनी। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा ये कि मानसून से पहले लोग पेंट कराते हैं, तो देखिए डिमांड जो है अचानक से बढ़ जाती है। आप देखिए। हाँ, और दूसरा ये भी है हेमंत कि क्रूड लगातार नीचे है। हाँ। और अगले 6-9 महीने के लिए एक तरह से वो ओपेक देशों ने लाइसेंस दे दिया कि क्रूड के दाम बढ़ेंगे नहीं।
तो क्रूड की स्टेबिलिटी सबसे बड़ा पॉजिटिव है इन तमाम पेंट कंपनियों के लिए। तो पेंट कंपनियों के लिए अच्छा वक्त है, उम्मीद करें कि नंबर्स अगर अच्छा है तो स्टॉक में फिर तेजी बन जाए। आज का एक्सीडेंट देख लीजिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स, अब ये सेटल हो चुका है 9:07 पर। अब ये सेटल के बाद देखिए 6.5% नीचे, 60 रुपए 50 के आसपास हम सोच रहे थे और 60-70 रुपए ये नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। कोल इंडिया ये कमजोर शेयर है। अच्छा, अनिल की नजर काफी दिनों से इनके कोयले की ग्रेडिंग पर थी, आपको याद होगा, हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी और उस समय के बाद से देखिए ये शेयर संभल नहीं रहा। लोग मुझे याद है भाव था इसका 292 रुपए के आसपास, और तब से और ये चलेगा ही नहीं ये शेयर बिल्कुल। मतलब कल भी शायद हम बात कर रहे थे बिल्कुल फेसबुक लाइव पर। आप लोग फेसबुक लाइव देखा कीजिए, 3:30 से 4 बजे के बीच में हम रोज करते हैं, वहाँ पर बड़ी खुलकर स्टॉक्स पर बात होती है, आधा घंटा 20 मिनट मिलता है, कई सारे हम सवाल ले पाते, सारे तो नहीं ले पाते हैं, अब सवाल भी आपके इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हम बता देते हैं और उसमें हम बहुत ओपनली अच्छे से आपको स्टॉक्स हमारे पास समय भी काफी होता है और लोगों के हम सवाल भी ले लेते हैं। अगर कोई सवाल हो आप पूछना चाहते हो तो वहां पर हमसे जरूर पूछा करिए। बीपीसीएल देखिए ये शेयर कमजोरी के साथ आज खुला। अच्छा, सरकारी कंपनियों को लगता है दिन ही खराब है, इन्होंने बोनस तो सब दिया, लेकिन आज ये देखिए स्टॉक नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कमजोरी 1% की। अच्छा, आज आईटीसी 1% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, तो इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर। बाजार पर रखिए नजर, इतनी कमजोरी नहीं दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी जितनी दिखा रहा था, निफ्टी में होती हुई एसजीएक्स निफ्टी करीब 27 अंक नीचे था और निफ्टी करीब 14 अंक नीचे, और सेंसेक्स तो इनफैक्ट हरे निशान में आज पारी की शुरुआत कर रहा है। और फायदा होगा एलएनटी से। एलएनटी ने जो बोनस दिया है वो ज़्यादातर लोग नहीं मान रहे थे, 2% ऊपर, हालांकि मार्जिन को लेकर कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं। मार्जिन और गाइडेंस चिंता तो है ही है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो सरकारी कंपनी की आप बात करें, आज पहले सेक्टर के तौर पर जनरली ये सेक्टर है नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसीलिए मैंने सबसे पहले पीएसयू कहा है कि आज की कमजोर कड़ी है पीएसयू। सरकारी कंपनियां यहाँ पर सावधान रही है। और अगर आपको पॉजिटिव साइड पर कुछ देखना है तो ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी और टर्न अराउंड अगर कोई होगा केस जो बाजार को निचले स्तर से रिकवर करेगा, तो उसके लिए नजर एक ही सेक्टर पर रखिए और वो होगा प्राइवेट बैंक्स, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स, उन पर नजर रखिए। अगर वहां पर किसी तरह के सुधार के संकेत आए तो फिर बाजार निचले स्तर से रिकवर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर बड़े एक्शन में है। मानधना रिटेल 8.5% कमजोर, ये स्टॉक नजर आएगा आपको आज के सेशन में शुरुआती कारोबार में। 8.5% ही उगार शुगर कंपनी में 2 स्टॉक्स में बड़ी कमजोरी दिख रही, उगार और केसीपी शुगर। इन दोनों ही कंपनियों ने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे अपने पेश किए। अंसल हाउसिंग एक और स्टॉक है जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है और अंसल हाउसिंग 5.5% कमजोर है। एक और सरकारी कंपनी एमएमटीसी खराब नतीजों के दम पर 4%, ये कमजोर है। लवेबल लॉन्जरे ये 3% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी नुकसान है। जेपी एसोसिएट 2% नीचे, और दिग्गजों में बीपीसीएल, औरोबिंदो, पावर ग्रिड, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा हो, लेकिन है एक स्टॉक है जिसका जिक्र करना चाहिए और वो है अल्फा जियो। कम लिक्विड कंपनी लेकिन 10% बेहद दमदार नतीजे अल्फा जियो के आते हुए दिख रहे हैं और 10% ये स्टॉक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। नारायणा हृदयालय ये है नया लिस्टिंग वाला स्टॉक, 2% ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है। और इसके साथ ही एलएनटी तो आज का स्टार परफॉर्मर। हम मन इंफ्रा कल किसी ने रिकमेंड किया था, आज 1%, शायद विकास सेठी ने। हाँ, मन इंफ्रा, उसके भी कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे। मन इंफ्रा और गुजरात फ्लोर, ये 2 और ऐसे स्टॉक्स हैं, अल्फा जियो और नारायणा हृदयालय के साथ साथ, जिन्होंने अच्छे नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए हैं और ये शेयर गैप अप ओपनिंग देने की तैयारी करते हुए। तो ये तो थे नतीजों वाले स्टॉक्स, लेकिन लेदर की कंपनियां भी देखिए, बाटा 2.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। आज ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ऐसा लग रहा है। लिबर्टी 4.5% ऊपर, मिर्जा 4% मजबूती के साथ ट्रेड करने खुलने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, मोदी नेचुरल्स को नज़र पर रखिएगा जी, ये वो ऐसा स्टॉक है जहां पर एक वेटरन निखिल वोरा साहब हैं, उन्होंने 2 लाख शेयर खरीदे हैं और उन्होंने मिड कैप एफएमसीजी सेक्टर जहां जहां निवेश किया है उसने अच्छा पैसा बनाया। आप बता रहे थे पेटीएम में भी जो उन्होंने निवेश किया था, उन्होंने स्टेक अपनी बेचे 150 करोड़, 0.5% स्टेक में 150 करोड़ रुपए बना लिया। एनालिस्ट थे और आप देखिए उन्होंने उनकी जो ग्राफ है वो किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। अब तो इन्वेस्टर हो गए हैं तो लगातार उन्होंने अच्छी स्टॉक पिकिंग करी है और ये शेयर भी आज थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, 75% मार्केट प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, फ्लोट कम है, उसके चलते भी आज अच्छी तेजी बन सकती है। तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही है। इस बीच निफ्टी के स्टॉक्स जो
दबाव बनाने का काम और कर रहे हैं। उनमें आईटीसी 1% आज नीचे, 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद। टीसीएस ½ नीचे है। वेदांता, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स है। एक्चुअली आईटी शेयरों पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है क्योंकि विप्रो, टीसीएस, ये 2 स्टॉक, इन्फोसिस, ये तीनों ही कमजोर दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो वही बात है, जो कमजोर है वो कमजोर है। एलएनटी बोनस और गाइडेंस के लिहाज से, ऑर्डर बुक के लिहाज से थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है एलएनटी का स्टॉक। अदरवाइज नतीजे मार्जिन के लिहाज से एलएनटी के कमजोर है, लेकिन एलएनटी के लिए सबसे अच्छी और राहत की बात यह रही कि सारे अपग्रेड्स आए हैं। एक बार फटाफट एलएनटी पर राय ले ली जाए। कुणाल बताएं इसके चार्ट्स, ऊपर के लेवल्स क्या हैं? देखिए चार्ट काफ़ी अच्छा है एनएलजी, और आप देखिए एक आउट परफॉर्मर ये रहा है पिछले कुछ महीनों से। मुझे लगता है कि एलएनटी में आपको 1850-1900 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1740 पर रखे। मुझे लगता है कि इस पर बाय करके ही चलना चाहिए फिलहाल। फार्मा पर भी नज़र रखिए। एनालिस्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है जहां पर जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला इस समय उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार औरो फार्मा के चार्ट्स पर राय लेते हैं। कुणाल, नंबर्स तो देखिए निराश आए हैं औरो फार्मा के। कौन से लेवल्स हैं जहां पर आपकी नज़र होगी? और कल भी बाजार को अनुमान था कि नंबर्स वीक आने वाले हैं। देखिए हेमंत, अगर आप औरो फार्मा के चार्ट को देखें तो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों तरह के चार्ट काफ़ी कमज़ोर हैं, और मुझे लगता है कि और गिरावट बढ़ सकती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 450 तक औरो फार्मा फिसल जाता है। 450 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 50% का, तो वहां पर मुझे उम्मीद है कि कुछ सपोर्ट इसको हासिल है। अगर 450 पर भी ये नहीं रुका तो हो सकता है कि इसमें 400 के स्तर भी आए, तो बिल्कुल खरीदने की राय नहीं। मुझे लगता है कि और बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, तो खरीदने से बचना चाहिए। किसी भी उछाल में अगर आपके पास औरो फार्मा में पोजीशन है तो निकलने की चेष्टा करें। ओके, तो ये है राय आपके लिए। औरोबिंदो फार्मा पर खरीदना तो है ही, बेचना ही है, ये एक साफ संकेत है। अभी वक्त है एक राय सुमित से ले ली जाए। सुमित, जुबिलेंट फूड क्या टारगेट है नीचे की तरफ के? अनिल जी, स्टॉक नीचे में 850 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और 850 के नीचे शायद हो सकता है 775 के भी लेवल्स हमको देखने को मिले। स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो फिलहाल कंटिन्यूसली इसमें वीकनेस ही देखने को मिलेगी। 850 और 775 ये 2 इमीडिएट सपोर्ट है नीचे के अंदर। ओके, तो ये है लेवल्स आपके लिए जुबिलेंट फूड वर्क पर। चलिए, अब होने वाली है भारतीय बाजारों की शुरुआत, और देख लेते हैं कि इस शुरुआत के बाद किस तरह का हाल रहेगा बाजार का। सेंसेक्स निफ्टी उतने कमज़ोर नहीं है, इनफैक्ट सेंसेक्स तो हरे निशान में खुल रहा है, और निफ्टी 14 पॉइंट ही नीचे है, ज़्यादा कमजोरी है नहीं, जैसा कि एसजेएफ निफ्टी दिखा रहा था। मिड कैप इंडेक्स 1/3% कमज़ोर है, कम कमज़ोर है, शायद मिड कैप खुलने के बाद और गिरे इसकी संभावना बनती है। बैंक निफ्टी 40 अंकों के नुकसान के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 23,141 कल का लो था, वहीं पर बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। तो देखना होगा बैंक निफ्टी खुलने के बाद कल के लोज के नीचे ट्रेड होता है। 23,100 बैंक निफ्टी पर अहम सपोर्ट लेवल है, और निफ्टी पर पहला अहम सपोर्ट लेवल है 9,550। ज़्यादा गैप से खुलता तो बेहतर था, लेकिन अगर कम गैप से खुला तो फिर एक संभावना है थोड़ी और नीचे जाने की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त 12 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी ने शुरुआत की, और सेंसेक्स 8 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। 9,600 के नीचे हुई शुरुआत, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है सरकारी कंपनियों की। कोल इंडिया, बीपीसीएल और ओएनजीसी, ये 3 स्टॉक हैं जो कमजोर है। आईटीसी आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज के 2 बड़े कमजोर स्टॉक हैं, कोल इंडिया और साथ ही बीपीसीएल 2.5%, ये कमजोर होते दिख रहे हैं। अब पावर ग्रिड भी इस लिस्ट में शामिल होता हुआ दिख रहा है, जो 1.5% कमजोर है। तो कमजोर नतीजे के बाद 3 सरकारी कंपनियां दबाव में। मजबूत क्या है? मजबूत में एलएनटी शानदार नतीजे के बाद 3.25% का उछाल। हिंडाल्को रिजल्ट्स के पहले मजबूत है। औरोबिंदो फार्मा 1% ऊपर खुला है, इंटरेस्टिंग। टेक महिंद्रा कल की कमजोरी के बाद 1% ऊपर खुला है। गेल, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां थोड़ा सा हरे निशान में खुलने में कामयाब रही है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक आज का एक्सीडेंट, जुबिलेंट फूड सिर्फ 10% नीचे है। लोअर सर्किट पर खुलता हुआ जुबिलेंट फूड का स्टॉक। भेल 6% नीचे, 6% नीचे ही पीएफसी का शेयर खुलता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट 5.5% नीचे। रिलायंस कम्युनिकेशन 3% नीचे, यानी कि जो खराब है वो बहुत खराब है, ये एक साफ संकेत है बाजार का। मजबूत एलएनटी, औरोबिंदो फार्मा 2% मजबूत है, 1.5% मजबूत स्ट्राइड्स शासन, 1.5% मजबूत टेक महिंद्रा, इंडिया सीमेंट 1% मजबूत, आईओसी में 1% की तेजी। बाजार हरे निशान में आता हुआ सेंसेक्स पर निफ्टी की कमजोरी लगभग खत्म होती हुई दिख रही है। हाँ, मिड कैप इंडेक्स जो हम कह रहे थे कमजोरी बढ़ेगी, 2/3%, अब ये नीचे हो चुका है, और बैंक निफ्टी कल के लोज से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ 1/4% के नुकसान के साथ। तो ये है स्टॉक्स दिग्गजों का आज का एक्शन। और वीडियोकॉन में फिर से देखिए लोअर सर्किट लगता हुआ, और ये दरअसल ऐसा स्टॉक
स्टॉक है जो लगातार कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। और आप देखिए जो स्टॉक्स मजबूत हैं उनकी पहले बात करता हूँ। जो लेदर कंपनियां हैं, फुटवेयर कंपनियां हैं, लिबर्टी शूज़ 4% ऊपर, मिर्ज़ा इंटरनेशनल 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाटा देखिए एफएनओ में अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है, टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन जब शेयर कमज़ोर हैं उसमें आप देखिए सरकारी कंपनियां हैं और लो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, जेपी एसोसिएट्स देखिए कमजोरी की तरफ भाग रहे हैं। हाई बीटा स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। जीएमआर इंफ्रा में दबाव है, एचसीसी, एचडीआईएल यहाँ पर प्रेशर है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कल भी देखिए इस शेयर ने कमजोर प्रदर्शन दिखाया था, एक अच्छी रैली के बाद आज भी कमजोरी है। एडीएजी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि जब रिलायंस कम्युनिकेशन कमजोर होता है तो फिर बाकी के स्टॉक्स भी दबाव में रहते हैं। और आज फिर से देखिए रिलायंस इंफ्रा 3.25% नीचे, रिलायंस कैपिटल में 2% की गिरावट, रिलायंस पावर 2.25% नीचे है और रिलायंस डिफेंस में भी गिरावट के साथ ही कारोबार की शुरुआत हो रही है। और अब मिड कैप इंडेक्स हो गया है 1% नीचे। केसीपी शुगर्स ने कमजोर नतीजे पेश किए, यहां पर भी प्रेशर है। लवेबल लॉन्ड्रीज में भी देखिए कमजोर नंबर्स के बाद प्रेशर है। और मंधाना रिटेल के साथ साथ मंधाना इंडस्ट्रीज, ये भी बेहद कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, क्वेश्चनेबल मैनेजमेंट है, तो यहां पर भी देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। और मंधाना डिटेल 16% नीचे। तो आज का मिड कैप में सबसे बड़ा एक्सीडेंट दरअसल यही है। हालांकि वॉल्यूम्स कुछ खास होते नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। नेस्को, इसको दरअसल स्टॉक स्प्लिट बचा नहीं पाया है, देखिए यहाँ पर भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। मिड कैप में प्रेशर है और इसके चलते बाजार भी ऊपर जाने को तैयार नहीं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर, तो सिलसिला जारी है मिड कैप्स की पिटाई का। एक मिड कैप्स हेक्सावेयर में क्या हुआ है, 6%, 5.5% कमजोर है हेक्सावेयर का स्टॉक और ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर है। हेक्सावेयर के कोई रिजल्ट है क्या? देखेंगे एक बार हेक्सावेयर में हमारी रिसर्च टीम फटाफट बताएगी क्या हुआ है हेक्सावेयर में। 5.5% आज ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर है और स्टॉक बुरी तरह से पिटा है, 234 पर आ गया है पिटते पिटते। ये दिन के लोग वागले साहब जरा चार्ट देखिए क्या हो रहा है इस स्टॉक में और कितना गिर सकता है। अनिल जी बिल्कुल वीक है, आपने सही समय पे स्पॉट किया है। आई थिंक 239 से नीचे जब तक ये रहता है, ओनली थिंग अभी शायद स्टॉप लॉस एफएनओ में मैच होगा, क्योंकि वो मैं श्योर नहीं हूँ, ₹5 का रिस्क होगा 239 का। लेकिन कितने तक जा सकता है, मुझे लगता है 220-221 तक जा सकता है। 220-221, हाँ 220-221 यानी ₹10 इतना तो अचानक से बढ़ा थे। वैसे तो दिग्गज भी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं आज, टीसीएस, इन्फी, ये सारे कमज़ोर हैं, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए इस स्टॉक की इतनी तेज़ गिरावट की, और वो वजह हम आपके सामने लाएंगे। तो अभी तक तो वजह सामने नहीं है, उससे पहले भी ये कमज़ोर होता दिख रहा है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। और इस बीच जुबिलेंट फूड 12% का बड़ा कट यहाँ पर आता दिख रहा है। बिल्कुल, जुबिलेंट फूड पर नज़र रखिए, हेक्सावेयर पर नज़र रखिए, ये सब आज के एक्सीडेंट्स है। अच्छा, जुबिलेंट फूड में तो मौका ही नहीं मिला, गैप डाउन ओपनिंग इस तरह से हुई है, कल 5% नीचे और आज 11% की गिरावट। अच्छा, ब्रोकरेज हाउसेस के अभी भी देखिए अनिल, जो आप कह रहे हैं ना, लक्ष्य उन्होंने घटाए भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एकदम से बहुत एग्रेसिव नीचे की तरफ लोग घटा नहीं पाते। जब पहले 1400 तक के टारगेट से, तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने घटाकर भी 1090 के दिए हैं, क्रेडिट स्विस ने घटाकर भी 1100 के दिए हैं, और देखिए ये शेयर तेजी से नीचे फिसलता हुआ। ये है मिड कैप्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन है नतीजों के बाद, जहां गिरावट देखने को मिल रही है। मंधाना डिटेल्स देखिए, इस कंपनी ने भी बहुत निराश किया है। मुझे लगता है कि नाम तो बहुत था, कहते हैं ना वो नाम बड़े दर्शन छोटे, सलमान खान के नाम बीइंग ह्यूमन था इस शेयर के साथ, और अविनाश शेयर ने एक और स्टॉक वागले साहब इसके चार्ट्स देखिए, पीएफसी के साथ आरईसी। अब देखिए चूंकि पीएफसी तो पिट चुका है, आरईसी के आज रिजल्ट आने वाले हैं। आरईसी भी अब धीमे धीमे ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, पीएफसी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा। आरईसी में 3% ओपन इंटरेस्ट है और स्टॉक 4% नीचे, कितना और फिसलेगा? डेफिनेटली और थोड़ा डाउन साइड तो है, 183, 184 तक की मैं देख रहा हूँ, करंटली 189 है, और इसका 191 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस हो सकता है। चलिए, तो इस पर भी रखिए नज़र, दोनों साथ बढ़ते हैं साथ गिरते हैं, और आज पीएफसी के खराब नंबर्स के बाद जो गिरावट देखने को मिली, अब आरईसी के नंबर्स का आज अनुमान लगाया जा रहा है, कमजोरी आएंगे। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए भेल 6% नीचे है ये स्टॉक। भेल के चार्ट्स देखकर बताइए सुमित, कोई ट्रेड अभी भी बनता है या बस मिस हो गई? हेमंत, 200 डीएमए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद और वीकनेस देखने को मिले। स्टॉक के अंदर इमीडिएटली 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग एक बार अवॉइड करें, जब तक ये दोबारा 150 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसके अंदर एक बार बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहां से शायद उछाल देखने को मिल सकता है 147, 148 तक के लेवल्स का, वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले। और अगर आज के लोज ब्रेक होते हैं भेल के अंदर, तो फिर नीचे में हमको 135 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में।
आने वाले दिनों से मतलब 2 से 4 दिनों में ही शायद हमको देखने को मिल सकता है। तो 2 से 3 रुपए का यहाँ से उछाल आता है तो एक बार सेल करके काम करें। 150 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही बाइंग में बैठना है, जब तक नहीं जाता तब तक 150 बन के स्टॉप लॉस से सेल करें। टारगेट नीचे में आज का लो टूटने के बाद 135 लेवल्स। और इस बीच सुमित राय दीजिए औरोबिंदो फार्मा पर, अगर आज खरीदारी करने का किसी का कहीं मूड है तो वो ये स्टॉक होना चाहिए औरोबिंदो फार्मा, क्योंकि अभी अभी जो मैनेजमेंट की कॉल हुई है उसमें भी कुछ संकेत उनके गाइडेंस को बढ़ाने को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट आगे के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ये कौन से जो संकेत आते दिख रहे हैं स्टॉक में, देखिए दमदार एक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है। पिटा हुआ स्टॉक है 4.5%। मैं वागले साहब से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि वागले साहब को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपसे क्या आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले एक इंडिपेंडेंट राय, वैसे तो आपकी भी होती है लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट राय सुमित की ली जाए। सुमित, क्या ये स्टॉक तैयार है बड़ी तेजी के लिए आज? ओवरसोल्ड है अनिल जी, यस बिल्कुल इसके अंदर तेजी करनी चाहिए। जैसे ये अभी 538 539 का लेवल्स ब्रेक करेगा, अभी 535-36 के आसपास चल रहा है, 538 539 के लेवल्स जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 580 तक का मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक ये पुलबैक हमको इसके अंदर अच्छे से देखने को मिलना चाहिए और अगले 2 से 4 दिनों में ही ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। सिर्फ लेवल्स क्लोजली वॉच करें। 538 539 का लेवल्स ब्रेक होने के बाद 40 रुपए की तेजी 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर कोई प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करता है तो इसके अंदर जो बेस्ट स्टॉप लॉस अभी बैठेगा ट्रेडिंग के लिहाज से, प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस है ये, वो बैठ रहा है करीब 520 रुपए के आसपास, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 40 से 50 रुपए का टारगेट प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है। 538 39 टूटने के बाद इसमें स्पर्ट देखने को मिलेगा। आज एफएनओ में अगर आप देखें, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं, फार्मा शेयर देखिए सेंसेक्स हरे निशान में आ गया है, निफ्टी में इतनी शार्प रिकवरी देखने को मिली और फार्मा इंडेक्स जो है आप देखिए इसने किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया पिछले 5 मिनटों के भीतर। औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, स्ट्राइड साशुन, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, ये सब ग्लेनमार्क, ये सब एफएनओ के टॉप 10 गेनर्स हैं और ये सारे के सारे फार्मा सेक्टर से हैं। सर तो फिर लेना ही हो तो फिर क्वालिटी स्टॉक नहीं बिल्कुल, औरो फार्मा से बढ़िया वागले साहब बताइए। हाँ, ये बताइए कि क्या ये डिलीवरी खरीदने का वक्त आ गया है? नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, 585 जो सुमित ने कहा उसके साथ मैं सहमत हूँ। ये ट्रेडिंग बेट है, ये ट्रेडिंग बेट है। 610 615 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है तो बॉटम बन गया, ये पक्का है। जो इमीडिएटली होगा ऐसा मैं कह नहीं सकता। ये सुमित और आपका कमाल देखिए 545 और मेरा डिस्क्लोजर जो आपने ऑलरेडी डिस्क्लोजर तो है। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अब तो देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारे दर्शक भी फिक्स हैं, हर रोज कुछ नए जुड़ते हैं, उनके लिए देना जरूरी कि वागले साहब के पोर्टफोलियो में है निवेश के लिए। आपने तो सांत्वना भी दे दी मेरे को। देखिए मैंने तो जैसे ही पता चला कि मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में अच्छी बातें कही और स्टॉक पर एक्शन आता हुआ दिखा, मैंने तुरंत पकड़कर इसलिए सुमित जी से पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, आप दोनों ने कहा कि खरीदिए, तो फिर देखिए लोगों को फायदा हो रहा है। जबरदस्त अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आज ये स्टॉक। अच्छा बाटा, बताइए सुमित, कुछ दिख रहा है इसके चार्ट में? आज टॉप एफएनओ गेनर्स में, टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में ये स्टॉक भी अपनी जगह बना चुका है। लास्ट कुछ दिनों में हमने इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है और पिछले 2 से 3 दिनों में हमें एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। आज अगर स्टॉक ने 545 का लेवल अगर ब्रेक किया तो ये स्टॉक के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 565 से 570 तक का मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक बाइंग बनती है, चांस लेना चाहिए। 545 मुझे लगता है शायद टूट जाएगा स्टॉक के अंदर ऊपर का लेवल्स। नीचे में 536 के आसपास का स्टॉप लॉस, 545 टूटने के बाद ये स्टॉप लॉस है और 536 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। टारगेट 565 570 हो सकता है इसी वीक के अंदर हमको देखने को मिले। तो बाटा पर खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स अब धीमे धीमे थोड़ी सी रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए सेंसेक्स तो हर निशान में, निफ्टी 9600 पर आ गया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये है आपके लिए फिर से निर्णायक लेवल और इस लेवल के ऊपर या नीचे बने रहना मनोवैज्ञानिक तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रिकवरी दिख रही है मिड कैप्स में वो पूरी की पूरी तरह से लीडरशिप आ रही है मिड कैप फार्मा शेयरों से। ऐसा ही एक और मिड कैप फार्मा शेयर जो मेरे रडार पर आ रहा है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में देखिए यहाँ पर अभी अभी एक्शन शुरू होता हुआ दिखा है और थोड़ी थोड़ी खरीदारी के साथ पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है। टोरेंट फार्मा के ऊपर राय दीजिए सुमित, क्या कोई एक्शन दिख रहा है वायदा कारोबार में आपको खरीदारी की तरफ? स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप? इसके अंदर भी हो सकता है शायद हम जब तक ये शो खत्म करें तब तक ये स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाए। 50 से 40 रुपए की 40 से 50 रुपए की तेजी इसके अंदर प्रेजेंट लेवल से ऑलरेडी स्पॉट आ गया है अनिल जी, 20 रुपए का स्पॉट देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली यहां से और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 1300-1320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर एक बार बाय करें, 1210 रुपए का स्टॉप लॉस और पुल बैक के लिए टारगेट होंगे 1300-1310 लेवल्स के।
तो इस पर रखिएगा नज़र। लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिल रही है और ये बहुत स्मार्ट रिकवरी है। कमज़ोर खुला ज़रूर, लेकिन अब आप देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक के चलते आप देखिए ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक पर ही राय लेना चाहता हूँ। पागले साहब, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? दौड़ लगा सकता है क्या दिन के दौरान? पॉजिटिव तो है हेमंत। नीचे से मतलब जिस लेवल पे ओपन हुआ है 312, वहीं से बाइंग हो रही है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, बाजार की रिकवरी के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक पे नजर रखिए। आईसीआईसीआई बैंक लीड करेगा। अगर चलना है बाजार को तो यही स्टॉक है जो चलाएगा। अब आप बताइए चार्ट पर आए। आपने मेरे सर पे तो बंदूक रख दी। नहीं, आप इंडिपेंडेंटली बताइए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक से ही सुधार देखने को मिला। बैंक निफ्टी देखिए आप, वागले साहब देखो, सिंपल चीज है। कभी कभी किसी स्टॉक के बारे में ओपिनियन हो, राय हो और जो लग रहा हो वो स्ट्रांगली बोल देने में हर्ज नहीं है। अब भी आप जो चाहे जो कहे। अच्छा, पहले तो एक ही बाजू में थी, अभी दोनों बाजू। लेकिन देखिए ऑन सीरियस नोट इसका व्यू पहले मैं दे दूं। 317 के ऊपर ये निकलता है तो दबा के ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर 330। मैं एफएनओ के मॉर्निंग के जो कॉल से ये एफएनओ के ट्रेडर्स के लिए है। ठीक बात है। एज अ पोजिशनर आप अगर 300 का स्टॉप लॉस रखेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंटली आपको लेना है 317 के ऊपर ही लीजिए। 313, 313.5 का स्टॉप लॉस होगा, 330, 332 का टारगेट। सुमित, और अगर ये ऊपर जाता है तो ये बताइए बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाने वाला है? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज तो यही रखता है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी लगता है कि अब कुछ ही मिनटों में लाल निशान से हरे निशान में आ जाएगा। बैंक निफ्टी पर राय भी दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक पर भी दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर हमें पिछले 2 दिन से दबाव देखने को मिला है, कल और आज के सेशन में। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इमीडिएटली 23,500 के लेवल तो हमको दिखाएगा ही, और अगर 23,500 के लेवल टूटे तो हमको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 23,500 टूटने के बाद इमीडिएटली यहां से पुलबैक ही दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और 23,500 टूटने के बाद फ्रेश तेजी 24,000 के लेवल्स के लिए। जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे ही दिया है। जब ये 300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तब से स्टॉक अभी इमीडिएटली ऊपर में हमें जो लेवल्स दिखाएगा वो है 324 से 325, और अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर हमें ऊपर में 340 से 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करना चाहता है तो जैसे ही 320 का लेवल ब्रेक होता है तो बाइंग करें। अभी 317-18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 320 के ऊपर बाइंग करें। 340-350 के लेवल्स हमको जल्दी ही देखने को मिलेंगे, और स्टॉप लॉस नीचे में 312-13 के आसपास बागले साहब ने जो दिया वो भी लगा सकते हैं। जिस तरह से टाटा स्टील ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, अगला शेयर जो बड़े स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है वो आईसीआईसीआई बैंक रह सकता है, ऐसा लग रहा है। 100% में, इसीलिए सुबह से बहुत स्ट्रांगली बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए प्राइवेट बैंक्स ही लीड करेंगे आज की रिकवरी को। और बैंक निफ्टी इस बीच देखिए 25 अंक ऊपर आ चुका है। तो कहाँ से खुला है आईसीआईसीआई बैंक और कहाँ पहुंचा, लेकिन रिकवरी में एक और स्पेस है जहां पर नजर रखनी चाहिए। जो गिरे हैं वही बढ़ेंगे, जो पिटे हैं वही चलेंगे। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर नजर रखिए। शार्प शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, सुमित ये दो स्टॉक देखिए आपके रडार पर क्या आते हैं? क्या शॉर्ट कवरिंग के कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं? क्योंकि दोनों ही स्टॉक में देखिए तेजी से स्टॉक में पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। रिलायंस कैपिटल देखिए 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है, स्टॉक भी भाग रहा है। और साथ ही रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल, ये दोनों स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से कितने और ऊपर जा सकते हैं ये बताइए। यस, जा सकते हैं अनिल जी। इसके अंदर अभी स्पॉट हमको देखने को मिल रहा है। रिलायंस कैपिटल 555 का लेवल टूटते ही 570 के लेवल तक देखने को मिल सकता है, यानी 15 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। और 540 541 का स्टॉप लॉस बैठेगा रिलायंस कैपिटल के अंदर। लेकिन ये पुलबैक ही देखना चाहिए एक बार, क्योंकि अभी तक डेली चार्ट के हिसाब से तेजी में नहीं दिख रहे हैं, बट इंट्राडे के लिए और शायद 1 से 2 दिन के लिए हमें पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस कैपिटल का टारगेट 570 550 के आसपास बाय करें, 540 541 के आसपास का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंफ्रा 460 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर अभी तक वैसा मूव देखने को नहीं मिला जो हमको रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल चुका है, बट ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 460 768। अगर 460 768 का लेवल टूटा स्ट्रिक्टली तो ही बाय करना है। 460 768 टूटने के बाद ये स्टॉक के अंदर भी हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 485 तक का हमको लेवल्स देखने को मिल सकता है। बाइंग करनी है 67 68 का लेवल टूटने के बाद ही। स्टॉप लॉस लगाना है 452 के आसपास का, और टारगेट 480 से 90 तक के मान के चल सकते हैं। वाह, और बैंक निफ्टी जिसकी बात हम कर रहे थे, जब 20 पॉइंट नीचे था और अब आप देखिए 40 पॉइंट ऊपर है, तो निचले स्तरों से
60 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में, और यही दरअसल बाजार का मूड सुधार रहा है। और इसके चलते देखिए मिड कैप्स में जो गिरावट थी 1% तक की, वो खत्म हो रही है और अब मिड कैप इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब रिकवरी हो तो अच्छे शेयर चुनिए, मजबूत क्वालिटी के शेयर चुनिए, और ऐसा ही एक बढ़िया फंडामेंटल शेयर अभी वागले साहब के रडार पर आया है, एशियन पेंट कितना दौड़ लगा सकता है सर, बताइए। आई थिंक मॉर्निंग में आप पेंट्स की बात कर रहे थे, तभी भी मुझे यही स्टॉक अच्छा लग रहा था। बाकी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये एशियन पेंट्स यहाँ पर लिया जा सकता है। आज का लो का स्टॉप लॉस होगा 1146 का, और मेरे को इंट्राडे के टारगेट 1180, 1185, 1190, 30 रुपए अपसाइड और एक 10 रुपए की रिस्क। एशियन पेंट्स बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक और स्टॉक जिस पर नज़र रखनी चाहिए वो है कैस्ट्रॉल देखिए 1.25% मजबूत दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। नतीजों के लिहाज से वैसे इफेक्टिवली आज आखिरी दिन है, लेकिन एक दिन और है, कल भी कुछ कंपनियों के नतीजे, कैस्ट्रॉल के नतीजे कल आने वाले हैं। अच्छा, हमेशा इसके लास्ट में ही आते हैं? हाँ, हमेशा। और उम्मीद ये है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन नंबर्स आने चाहिए। और आज एक एफआई की तरफ से यहाँ पर एक टेक्टिकल बाय आइडिया भी निकला है, यानी कि जो वो पोजिशनल ट्रेड के बेसिस पर 5-7 दिनों के लिए अपने क्लाइंट्स को खरीदारी या बिकवाली की राय देते हैं। कैस्ट्रॉल पे 455 रुपये का टेक्टिकल बाय आइडिया, जिसको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, यानी कि आज और कल 2 दिनों के रिजल्ट के लिहाज से। तो एकदम छोटे 2 दिनों के लिए चार्ट्स वागले साहब ये देखकर बताएं, कैस्ट्रॉल क्या यहाँ से 20-30 रुपये की तेजी के लिए रेडी है? 435 का अनिल जी मेरा टारगेट बनता है, और जब तक ये 417 के ऊपर रहता है तो 5 रुपए का आपका रिस्क है और 12 से 15 रुपए का अपसाइड है, तो बिल्कुल बनता है। तो इस स्टॉक पर फंडामेंटली आप ट्रैक करते हैं ये स्टॉक कैस्ट्रॉल, अविनाश? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट लुब्रिकेंट स्पेस में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की सॉफ्टनेस क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिला है, तो इनको डेफिनेटली रॉ मटेरियल का प्राइसिंग में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और वॉल्यूम ग्रोथ जो लास्ट क्वार्टर में 6-7% था, अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर ठीक ठाक आता है तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव सरप्राइज अनिल जी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा आता है तो उसका संकेत क्लियर है कि प्राइसिंग भले ही कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ द टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबल। सही बात है, तो इस पर रखिए नज़र कैस्ट्रॉल पर। और देखिए बाटा जो बता रहे थे सुमित बगड़िया साहब कि ये निकले अगर 545 के ऊपर, तो इस पर नजर रखिएगा। औरबिंदो के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर बाटा ही है। और मैं अब राय लेना चाहता हूं सुमित जी आपसे लिबर्टी शूज़ पर। हम देखिए सुबह बाजार खुलने से पहले से कह रहे हैं ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, और आप देख लीजिए अब उठाकर दिन के हाईएस्ट लेवल पर सारे शेयर पहुंच गए हैं। लिबर्टी के चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है, क्या दौड़ लगा सकता है? जिन्होंने खरीदा है उनको किन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और कितना भाग सकता है ये आज के दिन? सारा पूरा सेक्टर देखिए फोकस में। यस, आपने बिल्कुल सही सेक्टर चुना है। ये फुटवेयर के अंदर सारे स्टॉक्स के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। लिबर्टी उसमें से एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मूव हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सुबह से आप देखोगे तो 15-16 रुपए का मूव करीब हमें ऑलरेडी स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं स्टॉक के अंदर 192 लेवल्स के आसपास। अगर स्टॉक ने इस बार 192 के लेवल निकाल दिए तो ये मान के चले स्टॉक 200 के ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। आई थिंक ये स्टॉक ने जो लेवल्स है 192 पिछले 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, और अभी एक महीने पहले भी 15 से 20 दिन पहले भी ये स्टॉक ने यही हाई लगाए थे, और वहां से फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिली थी। इस बार जैसा मोमेंटम है, शायद लगता है कि ये लेवल्स टूटेंगे और पूरे सेक्टर के अंदर एक अच्छा तेजी हमको देखने को मिल सकता है। जहां तक लिबर्टी का सवाल है, इमीडिएट टारगेट 190 से 192 के होंगे, और जैसे ही ये 192 के लेवल ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम्स के साथ, तो 200 प्लस के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे या प्रेजेंट लेवल से थोड़ा भी कोई नीचे मिलता है तो 176 के स्टॉप लॉस से बाइंग करनी चाहिए, टारगेट 192 एंड 200। और देखिए ये होता है सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का दम। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है, लेकिन ये सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है। बाटा के ग्लोबल सीईओ कल हमारे नेटवर्क पर आए थे और वो कह रहे थे कि $1 बिलियन की सेल उनको लगता है कि वो भारत में 3 से 5 साल के भीतर करेंगे, और 100 नए स्टोर 2017 में खोलने की बात भी उन्होंने कही है। तो बाटा एफएनओ में अब देखिए डेज हाई पर पहुंचता हुआ, तो पहले तो बधाई हो सुमित जी, आपने जो राय दी थी, क्या जबरदस्त तेजी बाटा में देखने को मिल रही है। और एक फंडामेंटल राय लेते हैं,
अविनाश, इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि कंपनी कह रही थी, मैनेजमेंट्स कहते थे कि अगर जीएसटी आ जाएगा तो हमें तो बहुत फायदा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट जीएसटी का बहुत फ़ायदा लेदर सेक्टर के लिए आएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस प्रकार का अभी प्राइस कंपटीशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सबसे वेल पोजिशनड प्लेयर है वो बाटा ही रहेगा, क्योंकि एमएनसी प्ले है, इनका ज्योग्राफिकल रीच और इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। और जिस प्रकार का इनका फोकस इंडियन मार्केट पे है, हमको लग रहा है कि बाटा डेफिनेटली एक मीडियम टर्म निवेश के लिए भी अच्छा वेल पोजीशन है। अच्छा सर, एक सुमित जी को एक बधाई और देनी है, और वो है बैंक निफ्टी के लिए। जब 20 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी था तो सुमित जी ने कहा था कि खरीद लीजिए, अब देखिए सेंचुरी मार चुका है। तो सुमित जी, आज तो आपको बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं, एक सेंचुरी बैंक निफ्टी में लगती हुई। बिल्कुल, एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है वो बैंकिंग शेयर ही है, और उस पर मैं वागले साहब से राय ले लूँ। ओपन इंटरेस्ट गेनर जबरदस्त होता दिखा रहा है, प्राइस में भी एक्शन आ रहा है। ओबीसी जनरली बैन में ज़्यादा रहता है, अभी मौका है बैन के बाहर ट्रेड करने का, तो ये स्टॉक जो एक्शन में आता दिखा है। वागले साहब, आपके चार्ट्स पर भी शायद संकेत आए हैं। मेरे को ब्रेकआउट मिल रहा है 148 के स्टॉप लॉस से बाय करें, हालांकि इसमें लॉट साइज थोड़ा बड़ा है, और मुझे लगता है 158 to 160 तक जा सकता है। मतलब आप 3-4 रुपए के रिस्क ले रहे हैं, अपसाइड 8 से 10 रुपए की टॉप अपसाइड है। 148 एक मिनट, ये कैश के लेवल आप बता रहे हैं, फ्यूचर्स के लेवल से? फ्यूचर, और इसमें फ्यूचर ओबीसी का फ्यूचर बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारे डिविडेंड के 151 है अभी, 150 तो 140। ओके, स्टॉक देर एक और स्टॉक यहाँ पर जहाँ पर बड़ा एक्शन होता है दिख रहा है, वो मैं बता दूं, डाबर लेकर आइए। कुणाल, आप डाबर के चार्ट्स देखकर तैयार रहिए। सुमित बगड़िया जी का टॉप ट्रेडिंग आइडिया था, आज इन्हीं का दिन है। ओके, तो कह रहा हूं, क्या बात है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक पर भी एनालिसिस देख लीजिए, 3% की तेजी होती है। डाबर पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं एक बार। 2 बड़े ब्लॉक ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं डाबर पर मेरी स्क्रीन पर। एक हुआ है 9,65,000 शेयरों का, दूसरा हुआ 10 लाख शेयरों का, यानी कि कुल मिलाकर 20 लाख शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम डाबर में होता हुआ दिख रहा है। ये 2 ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं जहां पर स्टेक बदली है। तो फिर जब सुमित जी का ही कॉल है, तो सुमित जी बताएं, आपके कॉल पर एक्शन तो होता दिख रहा है, वॉल्यूम होना शुरू हो गया है, बड़े ट्रेड हो रहे हैं, आपकी राय सुनकर बड़े इन्वेस्टर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग होती दिख रही है। बताइए, इसके टारगेट्स क्या है आपके लिए डाबर के आज के? सबसे पहले तो हेमंत जी, अनिल जी, एक्नॉलेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मूव का सवाल है, ये आप लोगों का और सीएनबीसी आवाज का कमाल है, जिसके अंदर दर्शक इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि वो व्यू देते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एप्रिसिएशन आप लोग को मिलना चाहिए। जहां तक डाबर का सवाल है, देखिए डाबर के अंदर इमीडिएटली 200 डीएमए इसने ब्रेक कर दिया है, 281 के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर हमें एक तेजी लग रही है, उसमें से डाबर ने परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म करेगा। 281 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में शायद ये स्टॉक 285-86 के आसपास अटक सकता है प्योरली इंट्राडे के लिए, लेकिन अगर ये लेवल टूटे तो ये स्टॉक के अंदर हमको 292-296 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल 292 से 296 का टारगेट है। अभी भी अगर किसी ने बाइंग नहीं करी है तो डाबर के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के हिसाब से 277 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 292-296 के लेवल्स। चलिए, तो ये राय डाबर पर बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है ये स्टॉक भी। लेकिन कुणाल, आईसीआईसीआई बैंक पर ही वापस लौटना चाहूंगा। देखिए, 0.5% नीचे खुला और क्या जबरदस्त तेजी, 3% के आसपास के अभी मूव बन रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक पर थोड़ा लंबा चार्ट देखकर बताइए, क्या लेवल्स आपको नजर आते हैं इस शेयर पर आने वाले दिनों में? देखिए हमें जिस तरह का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट इवेल्युएट करते हैं तो आप देखते हैं कि 300 का एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इस मंथ इस काउंटर ने पार किया है। मुझे लगता है कि 360 अब अगला इसका पोर्ट ऑफ कॉल होगा, तो 360 तक जाने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और उसके परे भी जा सकता है, लेकिन 360 पहला टारगेट हो। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने सारे एक्सपर्ट्स के लेवल्स अभी आपके सामने रखे। संदीप वागले साहब का 330 का टारगेट है, सुमित बगड़िया जी का 340 का, और कुणाल सरावगी जी ने एक और एग्रेसिव टारगेट दिया है 360 का टारगेट। तो आईसीआईसीआई बैंक का इस पर नजर रखिएगा। अविनाश, बैंकों के नतीजे सबके आ चुके हैं और समझ में ये आया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक चुनना हो, आईसीआईसीआई बैंक भी है उसमें, लेकिन कोई और अगर आपको चुनना हो तो सेकंड बेस्ट कौन सा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक तो डेफिनेटली प्राइस रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट मैं समझता हूँ कि कोटक बैंक डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक में वेल पोजीशन है। हमको लग रहा है कि इस मार्केट्स की वोलेटिलिटी में स्टॉक ने अच्छी तरह से अपना प्राइस ट्रेंड मेंटेन किया है और FY18 बैंक के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बहुत लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी काफ़ी रीजनेबली स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि ये एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है। एक और सरकारी बैंक जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एक्शन तेजी की तरफ बढ़ रहा है, और वो है बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए जिस तरह से एक्शन ओबीसी में हुआ, उसी तरह का एक्शन
यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में भी होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स देखिए जरा सुमित, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताएं, क्या इसमें भी इसी तरह की तेजी बनने के कोई संकेत हैं? खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? 149 का लेवल टूटना जरूरी है अनिल जी। बैंक ऑफ इंडिया में 149 का लेवल टूटेगा तब इसके अंदर 170 तक का मूव हमको देखने को मिलेगा हफ्ते से 10 दिन के अंदर। तो बाइंग आई थिंक 149 के ऊपर करनी चाहिए, 3 रुपए और इसको बढ़ना जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर बॉटम बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में फॉल दिया और 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन, जो इमीडिएट कंसोलिडेशन रेंज है स्टॉक की वो है 141 और 149। तो 149 का लेवल टूटने के बाद हमें इसके अंदर अपवर्ड मूव स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी नहीं करिए स्टॉक में बाइंग करने के लिए, 149 के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। ओके, चलिए तो 149 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करिए। लेकिन सुमित, आप तो मेटल्स भी ट्रैक करते हैं और देखिए मेटल कंपनियों ने क्या दमदार नतीजे इस बार पेश किए हैं। हिंडाल्को के नतीजे आज आने की उम्मीद जताई जा रही है। चार्ट्स देखकर बताइए आज ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, दोनों ही तरफ हिंडाल्को के चार्ट्स? देखिए मेटल्स के अंदर हेमंत अभी अच्छी खासी तेजी और देखने को मिलेगी। पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि ये सब स्टॉक्स के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिली है और अब ये सारे स्टॉक अपर बैंड के पास आके एक पॉज ले रहे हैं। अगर ये अपर बैंड का ब्रेकआउट आ गया तो जो लास्ट 3 महीनों में हमने तेजी देखी है वो सेम वैसी की वैसी तेजी हम अगले 3 से 4 महीनों के अंदर देख सकते हैं। हिंडाल्को एकदम अपर लेवल के पास आ चुका है। हिंडाल्को का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 203 204 के आसपास, जो कि स्टॉक कितनी बार हाई लगा के 202 से 204 के आसपास कितनी बार हाई लगा के वहां से करेक्शन दिया, करेक्शन में 180 के लेवल्स दिखाए हैं। अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है और अगर रिजल्ट ने थोड़ा भी सपोर्ट कर दिया स्टॉक को, तो फिर आप ये मान के चले स्टॉक के अंदर ऊपर में 225 230 के इमीडिएट टारगेट होंगे हिंडाल्को के लिए। 203 204 इसका इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है। अगर आज हमको ये ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है विद वॉल्यूम्स के साथ, और अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो 225 से 230 के टारगेट आप मान के चले स्टॉक के लिए। ओके, और इस बीच एक जो संकेत मुझे स्क्रीन पर साफ तौर पर दिख रहा है वो ये कि क्वालिटी मिड कैप्स जो अच्छे पीटे हैं पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पर धीमे धीमे खरीदारी शुरू होती दिख रही है। तो ऐसा ही एक स्टॉक जहाँ पर दमदार खरीदारी शुरू होती दिख रही है, जहाँ प्राइस एक्शन नहीं है लेकिन वॉल्यूम एक्शन है, कैपिटल फर्स्ट। वायदा कारोबार का ये नया खिलाड़ी और स्टॉक में देखिए आज बिना किसी वजह के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूड के बाद। जुबिलेंट फूड को तो छोड़ दीजिए, नतीजों के बाद पिटा है। 12% कैपिटल फर्स्ट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक देखिए 1% मजबूत होता दिख रहा है। यहाँ पर जो फंड की तरफ से बड़ी बिकवाली थी उसके बाद से स्टॉक ठंडा था, लेकिन ऐसा लग रहा है अब वैल्यूएशन और क्वालिटी को देखकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। अविनाश जी, आपका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पिक रहा है, इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, वाबक पिंकस ने जब 20% बेचा था, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े निवेशक ने अच्छे ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीद लिया है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को ये काफ़ी अच्छी तरह से फाइनेंस करते हैं, इनकी एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि ये बिकवाली के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा चेंज मैनेजमेंट के बिजनेस मॉडल में या ग्रोथ में आएगा, तो इस लेवल से ज़रूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स का नजरिया है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। चलिए तो एक साल के नजरिए के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कैपिटल फर्स्ट में। वागले साहब भी इसके चार्ट्स के टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि वागले साहब की स्माइल थोड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे। नहीं, इसका लॉट साइज थोड़ा रीजनेबल है। अच्छा। मैं समझता हूँ यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। करंटली 697.98 है, 691 का स्टॉप लॉस होगा और एग्रेसिवली किसी को बाय करना है तो 704 705 के ऊपर निकलता है, फिर 730 732 के लेवल्स में दूंगा। मुझे ये आपकी ये बात बड़ी पसंद आती है, क्योंकि आप चार्ट देख के साथ साथ में ये भी कि किसका कितना लॉट साइज है और उस लॉट साइज के हिसाब से कितनी रिस्क लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। सर, फाइनेंशियल्स ट्रेडर का लाइफलाइन है। अगर वो आप फाइनेंस पे ध्यान नहीं रखो और एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जो लोग करते हैं मेरे समझ में, और तो मुझे नहीं लगता किसी भी और चैनल पे कोई भी ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे कि जो ये आपको साथ में बताएंगे कि भाई लॉट साइज भी देखो, एक लॉट में कितना बन सकता है, कितना जा सकता है। ये सब वागले साहब आप ही के लिए करते हैं। जब रिवॉर्ड हो तो रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए और वागले साहब ये हमेशा बताते हैं। हाँ सर, बताइए। एक ही चीज मैं इसके साथ एज ये देना चाहता हूँ कि लोग लेते हैं और खड़े रहते हैं। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपके लेवल्स नहीं आते तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। सही बात है, स्टॉप लॉस के साथ ही हमेशा ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा, वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। वागले साहब, अविनाश गुरश्कर साहब, आप दोनों का धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चैनल पर आकर अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन कुणाल सरावगी और सुमित बगड़िया जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे मार्केट को इस समय देख रहे हैं। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO हैं और बस 5 मिनट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अब आप देखिए अनिल,
शू सेक्टर ही, ये बात तो क्लियर है कि आज का सेक्टर है 12% मजबूती दिखा रहा है। अब आप देखिए लिबर्टी शूज, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है आज। और F&O में भी बाटा टॉप गेनर है, टॉप गेनर आज 5.5% की बड़ी मजबूती वहाँ बनती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक जो आज टॉप गेनर में आपको दिखेंगे, जो हमने आइडेंटिफाई किए खुलने के बाद, देखिए औरोबिंदो फार्मा जैसे एक्शन शुरू हुआ 525 रुपये से, हमने आपको बताया 550 का हाई बनाने के बाद अब भी 5% मजबूत है। ओबीसी दूसरा स्टॉक है, एक्शन शुरू होते ही आपके सामने लेकर आए। रिलायंस कैपिटल देखिए 3% मजबूत है, यहाँ पर भी एक्शन की शुरुआत होती है आपके सामने लेकर आए। एक और गेनर बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक्शन की शुरुआत होती है आपके सामने पेश किया। तो और रिलायंस इंफ्रा, इनफैक्ट तो ये सारे के सारे जो टॉप 6-7 गेनर्स हैं वो वही हैं जो स्क्रीन के एक्शन के बाद शुरुआत होते हुए दिखे हैं। इस बीच राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ आ चुके हैं, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा साहब हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग राहुल जी। गुड मॉर्निंग। करेक्शन तो थोड़ा सा ही आता है और वो भी थोड़े से दिन के लिए आता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है, तो क्या करें फिर? खरीदते रहिए जिनका कॉल रॉन्ग जा रहा है वो रॉन्ग जाते रहेंगे। बट आई थिंक बहुत फोर्स स्ट्रॉन्ग है एनर्जी। मेरा व्यू रॉन्ग जा रहा है काफ़ी टाइम से, आई थिंक 600 पॉइंट से गलत चल रहा है, लेकिन आई स्टिल मेंटेन जब करेक्शन आएगा तो बहुत इट विल बी अ वेरी स्विफ्ट वन। आई थिंक टेकिंग अ कॉल ऑन लिक्विडिटी इज द वर्स्ट वे टू प्ले द मार्केट। और ऐसे कोई नतीजे कुछ खास आए नहीं एज रिजल्ट सीजन में। रिजल्ट तो खराब ही आ रहे हैं, हाँ, खासतौर से मिड कैप्स के। हाँ, और बीच में जो एक 150-200 पॉइंट का भी करेक्शन आया था मिड कैप्स में, काफ़ी हद तक करेक्शन आया था उस फॉल में भी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 5-10% गिरे थे। तो आई थिंक अगर फंड्स NFOs लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी उत्तेजना बढ़ी हुई है। ठीक बात है। और लिक्विडिटी जो है वो दरअसल कहते हैं लिक्विडिटी और सेंटीमेंट ही आजकल क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी सेंटीमेंट को सुधारने का काम कर रही है। पहले दोनों मिलने के बाजार चलने की जरूरत होती थी, लेकिन आज का एक्सीडेंट जुबिलेंट फूडवर्क्स आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या लग रहा है सुधरेगी कंपनी? क्योंकि इस पूरे समय के सबसे कमज़ोर नंबर्स इसने पेश किए हैं। कॉल साहब चले गए, नए CEO आए, उनसे बड़ी उम्मीदें थी, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है स्ट्रीट के, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, जब हमने इनिशिएट किया था कुछ सालों पहले 1250 का भाव था। आई थिंक स्टॉक करीबन 1900 साढ़े 1900 भी हुआ था, वहाँ से सीधा करेक्ट होके आज के भाव पे आया है। बट वी हैव नॉट बीन इंक्रीमेंटली पॉजिटिव। कुछ क्वार्टर्स पहले ही हमने क्लाइंट्स को बोला था कि इसमें टेस्ट ऑफ पेशेंस होगा। देखिए 9 रुपये का कंसोलिडेटेड EPS आया है उसका इस साल का, तो अगर आप 20% का भी ग्रोथ लेके चलें अगले 2 साल में, और 940 का जो कल का क्लोजिंग था, तो ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट मोर देन 70 टाइम्स FY19 ऑल्सो। और अगर मैं मैं ऐसे ही नंबर्स वर्क कर रहा था, अगर ये 20% ही ग्रो करता जाए FY25 तक, तो FY25 में कल के क्लोजिंग पे 25 का PE आता है। तो इट इज दैट ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू मी। प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक इज, और अदर द गुड पार्ट फॉर द होल्डर्स इज कि ये FI ड्रिवन स्टॉक है, इसमें करीबन 45-47% FI होल्डिंग है। तो जब तक उनका नजरिया नहीं बदलता इस फॉल, ये स्टॉक मेरे हिसाब से करीबन ये स्टॉक का भाव 600-625 के आसपास होना चाहिए। बाजार कितना ही कोशिश करे इस स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ता करने की, प्राइस घटा के मैनेजमेंट भी परफॉर्मेंस घटा देता, तो वैल्यूएशन फिर वापस 80 की दिखेंगी आपको। वो थोड़ा एक अजीब होता है अनुज जी, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों के सबसे ज्यादा अर्निंग्स डाउनग्रेड्स देख लीजिए, पिछले 1-1.5 साल को हटा के वो ABB सीमेंस के आए थे, और वो दोनों मल्टी बैगर हैं। तो आई थिंक एक अलग ही नज़रिया होता है बाजार का, जो कभी कभी समझ में नहीं आता। जैसे हेमंत जी ने कहा कि अभी CEO चेंज हुआ है, तो जैसे PSU बैंक्स में होता है, आप मार्केट बोलेंगे नए CEO को 2-3 क्वार्टर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तो वो खींचते जाएंगे। बट आई थिंक जुबिलेंट के जब वैल्यूएशंस 50 के आसपास थे, तब उनके ROE ROCs 45 के आसपास थे, अभी 15 से भी कम है। तब उनके मार्जिन्स 18-20% थे। इंडिया में बहुत ऐसे कम बिजनेस होंगे एनर्जी जहां पे आपके ग्रॉस मार्जिन 78-79% होंगे और आपके एबिडा मार्जिन सिर्फ 9% हो। सही बात है, इसमें कुछ गलत हो रहा है। मैं इस पे विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। शायद पूरा मॉडल ही ब्रेक हो चुका है या क्या, पर आई थिंक यहाँ से शॉर्ट करना मुझे नहीं पता कि कितना पैसा बनेगा, बट इट्स आई थिंक द फेयर वैल्यू शुड बी। हाँ जी, किसी के पास है तो भेज देना चाहिए। हाँ, मतलब अब वो नहीं सोचे बेस्ट लाइफ में भी अ बेटर प्ले। सही बात है। अच्छा, आज का बाजार देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमारे स्टूडियो डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे कि कौन से वो कंट्रीब्यूटर्स हैं निफ्टी को ऊपर ले जाने के, तो ICICI बैंक 10 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। निफ्टी अगर लाल हरे निशान में है तो इसी की वजह से आप कह सकते हैं। ये बताइए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? और नतीजे अब सबके मोटा मोटी आ चुके हैं।
खरीदना चाहेंगे कोई बैंक का प्राइवेट सेक्टर? देखिए हेमंत जी, अगर आप मार्केट पे कॉल ले रहे हैं कि यहाँ से 10,000 या 10,500 निफ्टी होगा, जहाँ आई थिंक पूरे स्ट्रीट का कंसेंसस है कि हो जाएगा, आई डोंट थिंक एनीवन इज टॉकिंग कॉन्ट्रेरियम, मुझे शायद छोड़ के तो वो बैंक से बयान नहीं हो सकता। पर आई थिंक बैंक से भी ज़्यादा हेमंत जी, अगर आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन है तो मैं बोलूँगा, और हमने कल क्लाइंट्स को कॉल भी दिया था, गो आउट एंड बाय फार्मा। ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू बाय फार्मा, क्योंकि यहाँ से जो लाइफ टाइम मतलब मिलेगा नहीं फिर बाद में। आई डोंट थिंक ये भाव आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए एनर्जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 10-15% करेक्ट होंगे, पर मुझे लगता है कि अगले 1 साल में सारे लार्ज कैप फार्मा नेम्स डबल हो जाएंगे। यहाँ डबल? जी बिल्कुल। बेस्ट स्टॉक कौन सा आपको 1-2 अगर समझ में आते हैं इसमें? मैं बोलता हूँ कि आप औरोबिंदो, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज ले लीजिए। औरोबिंदो ने शुरुआत कर दी आज देखिए, कल का लो देखिए एनर्जी, कल का जो इंडेक्स का लो था फार्मा का, वहां से ऑलमोस्ट -4.5% था, -2.5% बंद हुआ है। तो आई थिंक एक है, आज औरोबिंदो के नतीजों के बाद स्टॉक को नीचे होना चाहिए था, लेकिन आज ग्रीन में खुला है। नहीं, अभी जो मैनेजमेंट की कॉल हुई उसमें उन्होंने गाइडेंस जिस तरह से दिया, हमने तुरंत इस स्टॉक को पकड़ा जब मेरे ख्याल से 525 था, अब देखिए 555। मैं आपको एक इसका रीजन बताता हूँ एनर्जी, समझो, और ये डिफेंसिव कॉल भी है और अग्रेसिव कॉल भी है। जैसे हिस्टोरिकली जब मार्केट गिरता है तो लोग एफएमसीजी, आईटी और फार्मा की तरफ देखते हैं। अभी आईटी में आप वैल्यूएशन 14-15 टाइम हो गए हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ कैश है, तो लोग सोच रहे हैं कि बायबैक डिविडेंड पे दे दें, उनमें ग्रोथ नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि आईटी में अगले 3-4 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। ठीक बात है। कंज्यूमर स्टेपल्स में भी आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ 3-4-5-6% के आसपास चल रहा है। अगर अच्छा मॉनसून आ गया शायद 8-9% आ जाएगा, वो भी डबल डिजिट हिट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक एफडीए अप्रूवल आ गया या एक मॉलिक्यूल लॉन्च हो गई तो पूरा गेम बदल सकता है। औरोबिंदो का हर एक मॉलिक्यूल जो है, हर एक एएनडीए आपको 3 से $3.5 मिलियन देता है, और यूएस एफडीए के इश्यूज होने के बावजूद उनको अप्रूवल्स मिलते रहे हैं। अभी जो यूएस में $16 बिलियन के कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स जो हैं, आज से लेके FY20 तक ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने 24 में फाइलिंग दे दी है। मैं कह रहा हूं 24 में से 1/3 भी आ जाएं, और ईच अपॉर्चुनिटी इज $100-150 मिलियन, तो ऑलमोस्ट इंक्रीमेंटली $1 बिलियन आपको यहीं से मिल गया। तो आई थिंक ऑल द प्रेशर इज देयर। इफ यू हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन, आई थिंक इट इज द बेस्ट सेक्टर टू बाय अकॉर्डिंग टू। करेज ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर बैंक्स तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, आपका सवाल बैंक्स था, पर आई थिंक के बैंक्स के साथ वो तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी 23-24,000 पे है। और नजरिया क्या होना चाहिए? होता क्या है ना, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं तो कहते हैं अच्छा है, सबको समझ में आता है, लेकिन लोगों का पेशेंस लेवल थोड़ा कम है। तो एक बार ये भी बताइए कि पेशेंस लेवल कितना होना चाहिए यहाँ से डबल होने के लिए, कितने समय का इंतजार करना? 1 ही साल बोल रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ महीनों पहले, साल भी नहीं, सन फार्मा का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ होता था। ठीक बात है। वहां से समझो आप, हम में से कोई भी पैसा डालता है, हमें म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलते हैं 12-15% की उम्मीद करो, मैक्सिमम 20% की उम्मीद एक साल में लार्ज कैप स्टॉक पे। तो अगर आपको सन फार्मा 2 लाख करोड़ पे अगर आप 20% का रिटर्न चाहते हैं, तो दैट वुड हैव बीन एडिंग एन एक्स्ट्रा 40,000 करोड़ मार्केट कैप, व्हिच मींस एडिंग 1 सिप्ला और 1 औरोबिंदो टू इटसेल्फ एवरी ईयर। सही बात है। वहां पे सन फार्मा का वैल्यूएशन था, आज कहां पे है? जब आपके व्यूअर्स निवेश करना चाहते हैं स्टॉक्स में, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडियन फार्मा इज नॉट इवन 5% ऑफ द यूएस फार्मा मार्केट। ठीक बात है। तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है वहां पर, तो इसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होना चाहिए। फार्मा हैज बीन अ स्ट्रक्चरल बुल रन फॉर 15 इयर्स। अभी जाके कुछ महीनों से करेक्शन आ रहा है, तो आप लेके, जैसे मैं कोलगेट और पीएनजी की बात करता हूं, मुझे लगता है कि इस तरह के भाव आपको बहुत कम मिलते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कुछ साल पहले 4400 निफ्टी था या अभी 7900 निफ्टी था। आई थिंक उस बेसिस पे जो फार्मा इंडेक्स आपको दे रहा है, आपका 1 साल का व्यू हो, 2 साल का व्यू हो, आई थिंक दी स्टॉक्स आर, आप मिड कैप्स भूल जाइए। अगर आप यहाँ से जाएंगे, आपको मल्टी बैगर्स लार्ज कैप से मिल जाएंगे। तो जो हम लगातार कह रहे हैं आपको काफी समय से कि फार्मा स्टॉक्स में SIP कीजिए, एक फार्मा स्टॉक मत कीजिए, 4-5 फार्मा स्टॉक का बुके बनाइए। अगले 3 महीने तक जब जिस शेयर में खराब खबर आए और तेज गिरावट हो, उस दिन उसे खरीदिए, और 3 से 6 महीने खरीदने का वक्त है और 2 साल इसे होल्ड करने का वक्त है, जिससे राहुल जी ने कम करके 1 साल का करवा दिया। बोल रहे हैं 1 साल में डबल हो जाएगा, इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो फार्मा शेयरों पर रखिए फोकस, लेकिन 10-15% नीचे का झटका कभी भी लग सकता है, उसके लिए तैयार रहें और उसमें खरीदारी करें, और एक शेयर ना खरीदें, बुके बनाकर कम से कम 4-5। कल सुब्रमण्यम साहब भी इसी शो पे आके क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने वैल्यू फंड लॉन्च किया है, और वैल्यू फंड में हम कह रहे हैं कि पैसा डालिए, 3 साल तक भूल जाइए, और वो पैसा हम
फार्मा शेयरों में लगाने वाले हैं। तो देखिए हर रोज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक सटीक राय, आपको बढ़िया राय वो भी तब है जबकि राहुल जी को इस वक्त बाजार में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तब फार्मा पसंद, तब फार्मा। शुक्रिया राहुल आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच बाजार बेहतरीन, और कही रहते हैं कि देखिए ये सब पी नोट से डरिए मत, जहाँ खुले वहीं खरीदिए, जिनके हाई पॉइंट पर शो खत्म कर रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इक्विटी मार्केट की तो हुई है दमदार शुरुआत, लेकिन कमोडिटी बाजार की कैसी शुरुआत होगी? प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो बताएंगी पूरा एक्शन। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।